भाजपा नेता एक जैसे आपकी पार्टी आरोप लगाती है ईवीएम पर, तो भाजपा नेता भी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जनता हमें चुन रही है, हमारी पार्टी भाजपा जीत रही है। आप बताइए जितने भी विकसित देश हैं, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, रूस है, कि ये क्यों ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं? तो जनता एक हर चीज़ जानना चाहती है राजनीति की गतिविधियों को लेकर के कि कौन सी पार्टी क्या रणनीति बना रही है। हम एक आप स्वयं पर बात करते हैं, राजनीतिक बातें बहुत चर्चा होनी है, बहुत मुद्दे हैं जो हम लेकर आए हैं। आप एक डॉक्टरी लाइन में हैं, तो एक राजनीति में अचानक कदम रखना एक अलग विषय बन जाता है। तो क्या कारण रहा कि अब राजनीति में कदम रखा? भाई साहब, आपने विधानसभा मऊरानीपुर से पिछली बार भी टिकट की मांग की थी, लेकिन नहीं मिला। वो क्या कमियां थी आपको टिकट नहीं मिला है? भाई साहब, 2024 में लोकसभा सीट बड़ी जीत दर्ज की थी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने, तो वो है आत्मविश्वास बढ़ा है पार्टी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही रहा आपका। वही रहा, चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर आएंगे। लेकिन जब आपकी सोशल मीडिया पर फोटो देखते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच क्या समस्याएं आती हैं आपके बीच? टिकट की दावेदारी माने जा रहे हैं पार्टी से, वहाँ से 2022 से भारतीय जनता पार्टी कब्जा किए हैं, तो कितना विकास पार्टी ने किया है भाजपा ने? आपकी नजरिए किस नज़र से देखते हैं अपने विकास को? लगा रहे हैं आप भाजपा पर कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लोकसभा 2024 में यूपी ने बड़ी जीत दर्ज की पार्टी, आपकी पार्टी ने, तो वो आरोप कहाँ है गए फिर? चूंकि कहा है ये ईवीएम का मुद्दा विधानसभा चुनाव में इस बार क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? पार्टी की रणनीति हमारे माननीय आरोप लगता है कि परिवारवाद, ये दूर हो पाएगा आरोप? रणनीति बनाएगी हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी रणनीति बनाएगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बना रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को उचित रेट पे खाद दिलाने का काम किया जाएगा। किसानों की फसल, हम बीज खरीदते हैं 10,000 रुपये क्विंटल, बेचते हैं 4,000 रुपये क्विंटल, ये इंसाफ है? उसका स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगी थी, तो क्या समाजवादी पार्टी की देन है कि नहीं है? आज वो नौकरी कर रहे हैं। सब कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं हैं। आप डटे हैं, आप गुमराह नहीं हैं, मंजिल की तलाश में हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, जो डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, आप बने रहिए हमारे साथ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, बताइए आप कैसे हैं? हम भी बहुत बढ़िया हैं जी। आज सोचा है कि यूपी विधानसभा का चुनाव नज़दीक आने वाला है, पहले पंचायत के होंगे फिर विधानसभा का होगा, तो जनता एक हर चीज़ जानना चाहती है राजनीति की गतिविधियों को लेकर के कि कौन सी पार्टी क्या रणनीति बना रही है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा मऊरानीपुर की। आप प्रबल दावेदारी हैं, माना जा रहा है कि आपको समाजवादी पार्टी चेहरा के तौर पर उतार सकती है मैदान में। ये पार्टी का निर्णय और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का निर्णय होगा कि किसको चुनाव में मैदान में उतारना है। हम तो एक छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो दिशा निर्देश देगी उस पर काम किया जाएगा। चूँकि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, चुनाव को नज़दीक देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि डॉक्टर साहब जाइए, आप झांसी ज़िले के रहने वाले हैं। चूँकि हमने पहले यहाँ झांसी में बहुत काम किया है, मऊरानीपुर जालौन में काम किया है, इसके पहले मऊरानीपुर विधानसभा में काम किया है, तो उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हें जाओ, इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आप झांसी डिस्ट्रिक्ट में काम करने का काम करें। हम उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं और झांसी ज़िले में मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब, आपने विधानसभा मऊरानीपुर से पिछली बार भी टिकट की मांग की थी, लेकिन नहीं मिला। वो क्या कमियां थी आपको टिकट नहीं मिला है? नहीं मिला था क्योंकि हम बता दें वो हमारा शुरुआती राजनीतिक दौर शुरुआती था। उस दौर में हमने टिकट मांगा था। उस समय 2022 में हमारे नज़दीकी रहे तिलकचंद अहरवाल जी को टिकट दिया गया था और हमें टिकट नहीं मिला था, तो उन्हें चुनाव लड़वाया गया था। लेकिन चूँकि चुनाव लड़ने का जो उनका समय था वो बहुत कम था, उन्हें जब टिकट दिया गया और वो चुनाव नहीं निकाल पाए, तो वो बेहतर जानकारी वो जानते होंगे हम क्यों नहीं निकाल पाए। आज समाजवादी पार्टी झांसी ज़िले में मऊरानीपुर विधानसभा सबसे ज़्यादा मजबूत है और अभी हम लोकसभा में देख रहे थे, अब वहाँ से हम 17,000 वोटों से जीते हैं। माननीय प्रदीप जैन, हमने वहाँ पर बहुत मेहनत की, पूरी विधानसभा मेहनत की और माननीय प्रदीप जैन आदित्य जी को वहाँ से जिताने का काम किया है।
भाई साहब 2024 में लोकसभा सीट बड़ी जीत दर्ज की थी लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने, तो वो है आत्मविश्वास बढ़ा है पार्टी का? 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम किया है। आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और आज समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर कर सकती है। माननीय अखिलेश यादव जी आज पूरे भारतवर्ष में एक पीडीए की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, पीडीए समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा थी, अम्बेडकर जी की विचारधारा थी, श्रद्धेय नेताजी की जो विचारधारा थी, वो आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी उसको लेकर चल रहे हैं। हम एक आप स्वयं पर बात करते हैं, राजनीतिक बातें बहुत चर्चा होनी है, बहुत मुद्दे हैं जो हम लेकर आए हैं। आप एक डॉक्टरी लाइन में हैं, तो एक राजनीति में अचानक कदम रखना एक अलग विषय बन जाता है। तो क्या कारण रहा कि अब राजनीति में कदम रखा आपने? चूँकि हम आपको बता दें, राजनीति का शौक हमें बहुत पहले से था, बचपन से ही। क्योंकि आज से जब 2004-05 में श्रद्धेय नेताजी की, वो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय हम 11th में पढ़ रहे थे शायद। तो उस समय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने एक रूल्स निकाला कि कोई भी ऑडिट कॉलेज या सरकारी कॉलेज किसी भी बच्चों से किसी प्रकार का एडमिशन के वक्त डोनेशन फीस न ली जाए, क्योंकि उस वक्त बच्चों से 1,000 2,000 रुपये डोनेशन फीस लिया करते थे विद्यालय। लेकिन उस समय आप जानते 1,000-2,000 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो हमारे गरीब बच्चे हैं, वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे शोषित हो, चाहे सामान्य वर्ग का गरीब तबका हो, वो देने में असमर्थ था। तो वो तो माननीय श्रद्धेय नेताजी ने वो रूल पास कर दिया, लेकिन स्कूल विद्यालय वाले मानने वाले नहीं थे। जब वो मानने वाले नहीं थे तो हमें लगा कि अब इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो मैं राठ में जीरो इंटर कॉलेज में पढ़ता था। तो फिर मैंने वहाँ आवाज़ बुलंद की तो मुझे वहाँ पे जाम लगाना पड़ा, चक्का जाम लगाना, पूरा राठ बंद करने का काम करना पड़ा। जब मैंने वो पूरा राठ बंद कर दिया तो उस पर बहुत बवाल हुआ। फिर वहाँ पे कर्नल प्रेम प्रताप सिंह थे, वहाँ के प्रबंधक महोदय। उन्होंने कहा, ये सुनो, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा अगर तुमने बवाल किया तो। हमने कहा, साहब ये गरीब बच्चों की लड़ाई है, इन बच्चों के साथ, ये हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे, या तो आप डोनेशन माफ़ कर दो या हम स्कूल से निकाल दो। तो उन्होंने बोले नहीं। तो जब उन्होंने मामले को ज़्यादा बढ़ते हुए देखा तो वहाँ के अधिकारी सीईओ थे, वहाँ पे सीईओ बैठते थे, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। बोले ये लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब मैंने पूरा बंद कर दिया शहर, फिर जाम खुलवाया गया शाम को 4 बजे। इसके बाद दूसरे दिन एक पंचायत रखी गई स्कूल में। स्कूल के सारे बच्चे एकत्रित हुए और वहाँ प्रशासन एकत्र हुआ, स्कूल का प्रबंधक कमेटी वहाँ पे एकत्रित हुई। तो फिर सबने अपनी बात रखी। तो मैंने यही कहा, साहब मैं अपना डोनेशन दे दूँगा और 10 बच्चों का और दे दूँगा, लेकिन हमारे जिसमें स्कूल में 5,000-10,000 बच्चे पढ़ते हैं, इनका डोनेशन कौन देगा? जब हमारे गवर्नमेंट में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसको माफ़ कर दिया तो आप भी माफ़ करिए। तो जब बहस चली, बातें हुई, चर्चा हुई, वो करीब पूरा दिन उस पर चर्चा हुई। लास्ट में उनको ये माफ़ करना पड़ा डोनेशन, और स्कूल में डोनेशन माफ़ हुआ। वहाँ से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। तो राजनीति में आने का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही रहा आपका? हाँ, वही रहा हमारा। तो वहाँ से आपको सीख मिली राजनीति में रखना चाहिए। जब हमें लगा कि यार ऐसे लोगों का भला करने का एक ही तरीका है, आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी लोगों को। जब हमने आवाज़ बुलंद की तो हज़ारों छात्रों का लाभ हुआ। वो छात्र हमारे मित्र हमारे साथ खड़े थे, तो वो हमको नेता मानने लगे थे उस समय कि डॉक्टर साहब हमारे नेता हैं। अध्यक्ष जी कहने, जबकि हमारे वहाँ कॉलेज में चुनाव नहीं होते थे, अध्यक्ष जी कहने लगे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि नहीं है, ये काम अच्छा है, करना चाहिए। तो फिर हमने वहाँ से फिर इंटरमीडिएट किया, फिर निकल के आए, फिर झांसी आए। झांसी मैंने पढ़ाई की। चूँकि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में स्थिति थी, गरीब बच्चों को परेशानी से झेलना पड़ता था, तो वहाँ भी हमने अपने छात्रों की मदद की। कोई गरीब बच्चा, उसको शुल्क प्राप्ति का दिलवाने का काम किया। किसी बच्चे की फीस 40,000 50 है, उसमें प्रावधान था नेताजी की सरकार में, कोई भी बच्चा अगर गरीब है, उसके माँ बाप की आय 1 लाख रुपए से कम है, तो उसकी फीस सरकार भरने का काम करेगी। तो उसमें भी आनाकानी यूनिवर्सिटी करती थी।
लेकिन हमने उस पर लड़ाई लड़ी और बच्चों की फीस माफ़ कराने का काम किया, उनकी फीस दिलाने का काम किया। इस प्रकार से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई। आप पढ़ाई से भी वंचित नहीं हुए, लगातार पढ़ाई भी करते रहे। हाँ, पढ़ाई और राजनीति में भी आप लगातार सक्रिय रहे। हाँ, दोनों एक साथ कैसे संभव था? संभव तो इसलिए कि हम सक्रिय राजनीति किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। हमारी राजनीति का एक ही भाव था कि लोगों की मदद करना। हम करते रहे, लगे रहे, अपनी लड़ाई लड़ते रहे, पढ़ाई करते रहे। अब फुल टाइम राजनीति में हम आए हैं अभी 2022 से। हम चूँकि हम यहाँ शंकर हॉस्पिटल में हमारा क्लिनिक है, हमारा ब्लड बैंक है, माँ दुर्गा ब्लड, वहाँ बैठते थे हम। तो उस समय हमारी मुलाकात तिलक चंद हेरवार जी से हुई। तो हमने कहा, नेताजी हमें चुनाव लड़ना है। हम राजनीति में कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे कि क्या पार्टी में किससे मिला जाता है, कैसे किया जाता है। तो हमने कहा, ये हमारे समाज के नेता हैं, हमें मिलवाएंगे। तो हमसे मिले, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम तुम्हें चुनाव लड़वा देंगे। तो हमारे उनके संबंध अच्छे हो गए, फिर हमारे काफ़ी काम हुए। तो फिर चूँकि वो पहले बसपा में थे, बसपा उन्होंने छोड़ी, फिर सपा ज्वाइन कर ली। तो फिर हमने भी उनके साथ सपा ज्वाइन की। तो समाजवादी पार्टी की पहली पार्टी है कि हमने वहाँ पे ज्वाइन की, और आज हम समाजवादी पार्टी में हैं और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। तिलक जी, शायद 2022 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। आपने बिल्कुल साथ दिया था उनका? हमने उनकी इतनी मदद की कि वो तो वहाँ मऊरानीपुर की जनता जानती है, माननीय हमारे नेताजी तिलक चंद हेरवार जी जानते हैं और हम जानते हैं। तो इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें फुल समर्थन नहीं मिल पाया, किसी कारणवश वो हार गए। चूँकि क्या, वहाँ की जनता बहुत गरीब जनता है, विधानसभा मऊरानीपुर की, और बहुत अमीर जनता भी है। तो मैंने देखा, अगर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना है तो लोगों की आपको मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चाहे वो किसी प्रकार की मदद हो, चाहे सुख की हो, चाहे दुख की हो, चाहे आर्थिक मदद हो, चाहे किसी प्रकार की मदद हो, आपको करनी पड़ेगी। अब हमारे पास पूरे बुंदेलखंड से लोग आते हैं, हम उनकी मेडिकल से संबंधित मदद करते हैं। किसी डॉक्टर से बात होती है, साहब इनका बिल ज़्यादा बन गया, थोड़ा साहब देख लो, मदद कर दो, निवेदन कर लेते हैं डॉक्टरों से। किसी को दवाई महंगी लग रही तो दवाई दिलवा देते हैं सस्ते रेट में। किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्री में दे देते हैं। तो इस प्रकार से काम करने का काम करते हैं। कोई गरीब की शादी है तो वहाँ मदद करने का काम करते हैं। हमने जब देखा, जब लोगों को लगा कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो हमने गरीबों की मदद की। तो आज हमारे पास मऊरानीपुर विधानसभा में बहुत बड़ा हुजूम है, भारी तादाद में युवा हमारे से जुड़े हुए हैं। वो युवा आज बहुत बड़ी शक्ति बन के निकले हुए हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं ग्रसित है बेरोजगारी से। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है, नाम मात्र की नौकरियां नहीं निकल रही हैं, किसान परेशान हैं, खाद महंगा होता जा रहा है, बोरी 45 किलो की होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे बेरोजगारी के क्षेत्र में हो। अपन बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर आएंगे। लेकिन जब आपकी सोशल मीडिया पर फोटो देखते हैं तो आप जनता के बीच जाते हैं। जनता के बीच क्या समस्याएं आती हैं आपके बीच? हमारे पास कोई समस्या नहीं आती। जनता ये कहती है, डॉक्टर साहब हमें तो अब बचा लो, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कैसे परेशान हो चुके हैं? सर हर प्रकार से, किसानों से परेशान है, शिक्षा से परेशान है, शिक्षा महंगी हो चुकी है, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है मऊरानीपुर विधानसभा में प्रॉपर तरीके से। एक ही अस्पताल है मऊरानीपुर में, टेढ़ी फतेहपुर में कोई विकास नहीं हुआ है, टहरौली में कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देश उत्तर प्रदेश इसलिए बड़ी ख़राब है। हम पेपरों में ऐड दे के कुछ भी बताते रहे, सोशल मीडिया में कुछ बताते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं मऊरानीपुर विधानसभा नहीं कर रहा हूँ, पूरे बुंदेलखंड की बात कर रहा हूँ। ग्रामीणों में जाता हूँ, ये स्थिति हर जगह है। अब कहाँ तक आप 8 महीने में कौन से सुधार कर लेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ, अब सुधार का वक्त नहीं बचा है आपके पास। सुधार का वक्त था आपके पास 9 साल का, आपने उसमें नहीं किया काम। अब जनता उसका आप जवाब देगी और आपको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। आपकी मऊरानीपुर विधानसभा, जहाँ से आप टिकट की दावेदारी माने जा रहे हैं पार्टी से, वहाँ से 2022 से भारतीय जनता पार्टी कब्जा किए हैं। तो कितना विकास पार्टी ने किया है, भाजपा ने? आपके नज़रिए किस नज़र से देखते हैं अपने विकास क्षेत्र के विकास को? मैं ये देख रहा हूँ 2022 से भारतीय जनता पार्टी में 22 में बिहारी लाल आर्य जी वहाँ से चुनाव जीते, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। तो आज झांसी के महापौर हैं। इसके बाद रश्मि आर्या
भाजपा के गठबंधन से अपना दल से जीते वो। चुनाव जीती, वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पर मऊरानी विधानसभा जीरो है। फिर जनता बार बार दोहरा रही है भाजपा को। जनता नहीं भाजपा को दोहरा रही है, भाजपा को दोहरा रही है। कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घोलमाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आ रही है। जनता नहीं चाह रही भारतीय जनता पार्टी सरकार आए। हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम पूछते हैं क्या आपने वोट दिया है, बोले साहब हमने वोट ही नहीं दिया है। वोट पता नहीं हमारा कहाँ चला जा रहा है। लोगों को तो ये कहना है, अब भारतीय जनता पार्टी जानती होगी, उनकी सरकार जानती होगी क्या हो रहा है। हम तो ईवीएम के खिलाफ हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। सबसे सही मुद्दा बैलेट पेपर। गरीब आदमी है, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी है आज देहातों में, उसको नहीं पता हम कहाँ लगा रहे। आप गए, आपने बटन दबा दिया, उनका वोट डल गया, और उसको क्या पता वोट डला, किसने वोट डाल दिया उसका। वो जाता था, उसने मार्क देखता था कि ये हाथी का निशान है, ये साइकिल के निशान है, ये कमल का निशान है, ये पंजे का निशान है, तो लगा कि नहीं हमें साइकिल है, तो साइकिल का निशान लगा के आया। उसको पता कि हमने साइकिल पर वोट दिया है। आरोप लगा रहे हैं आप भाजपा पर कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लोकसभा 2024 में यूपी ने बड़ी जीत दर्ज की, पार्टी आपकी पार्टी ने, तो वो आरोप कहाँ है गए फिर? चूंकि कहा ये ईवीएम का मुद्दा गड़बड़ा गया, इसलिए गड़बड़ा गया जो उन्होंने जो फिक्स करे रहते हैं कि 10% वोट हमें मिल जाए हर विधानसभा में, हर लेवल पे, क्योंकि चूंकि लोकसभा में जनता ने इतना वोट डाला कि वो 10% कहीं नहीं लगा, तो उनकी जो सेटिंग काम नहीं कर पाई इस बार। हम ईवीएम का हम चुनाव जीते हैं, हम ईवीएम का समाजवादी पार्टी पहले से विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। भाजपा नेता एक जैसे आपकी पार्टी आरोप लगाती है ईवीएम पर, तो भाजपा नेता भी आरोप लगाते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाती है। जनता हमें चुन रही है, हमारी पार्टी भाजपा जीत रही है। आप बताइए जितने भी विकसित देश हैं, जर्मनी है, जापान है, अमेरिका है, रूस है, कि ये क्यों ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं? उधर इसकी टेक्नोलॉजी बंद कर दी है वोट डालने की, और आप वो बंद करें, आप वो टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। क्यों? आप बैलेट पेपर से चुनाव, विकसित देश नहीं करा रहे हैं चुनाव जब ईवीएम से, तो आप क्यों करा रहे हैं? मत कराइए। आप कह रहे हैं देश को विकसित बना रहे हैं, हमें तो नहीं लगता आप विकसित बना रहे हैं। आप एक तरफ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हमारे देश में भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई का नारा चलता है, फिर आप लड़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार की राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। ये वोटों की तुष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन आने वाला समय हर हिंदुस्तानी का होगा, हर भारतीय को होगा, हर किसान मजदूर का होगा, हर युवा का होगा। समाजवादी पार्टी बनेगी, सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी लगातार 2 बार से हार रही है विधानसभा चुनाव में। इस बार क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? पार्टी की रणनीति हमारे माननीय आरोप लगता है कि परिवारवाद, ये दूर हो पाएगा आरोप? रणनीति बनाएगी हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी रणनीति बनाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रणनीति बना रहे हैं, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो उनके दिशा निर्देश होते हैं उस पर काम करते हैं। चूँकि ये मुद्दा मीडिया में बोलने वाला नहीं है। यदि आप मैदान में आ गए, चुनाव दे दिया, टिकट दे दिया माना कि, तो आप जनता के बीच जाएंगे, क्या कहेंगे कि हम ये काम कराएंगे? हम हर किसान नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। किसानों को उचित रेट पे खाद दिलाने का काम किया जाएगा। किसानों की फसल, हम बीज खरीदते हैं 10,000 रुपये क्विंटल, बेचते हैं 4,000 रुपये क्विंटल, ये इंसाफ है? इस पे काम किया जाएगा। अगर किसान 10,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदता है तो उसको उचित रेट मिलना चाहिए किसानों को। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी की जगह क्या उसकी और आय घट गई है उसकी, बेचारे किसान की। ये हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं। आज उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारी से कगार पर है। उसने इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फीस महंगाई बढ़ गई है। आपने जो पीढ़ी समाज की जो फीस भरने का काम गवर्नमेंट करती थी वो भी बंद कर दिया है। अब वो शिक्षा का जब स्तर महंगा हो जाएगा तो उसको नौकरी भी नहीं मिल रही है। आप कहते हैं कि पढ़िए लिखिए, हम नौकरी तो देंगे आपको, लेकिन 10,000 रुपये महीने वाली नौकरी देंगे। पहले की सरकार है वो बंदी थी
तो हमारे भाई बहन पढ़ते थे, लिखते थे, वो नौकरी करते थे, शिक्षक बनता था, 50,000 60,000 1 लाख रुपये नौकरी मिलती थी। ANM GNM D फार्मा करते थे, उनकी नौकरी 50,000 60,000 रुपये, फार्मासिस्ट बन जा 60,000 रुपये सैलरी है, नर्स बन जा 50,000 सैलरी है। बेकार है, नौकरी नहीं मिलेगी भाई, तुम पढ़ लो लिख लो, चाहे सैलरी दे लो, नौकरी दे रहे हैं हम, आ जाओ मेडिकल कॉलेज में, जिला अस्पताल में समुदाय पर नौकरी दे रहे हैं 10,000 रुपये महीना। तो हमारा गरीब भाई है, हमारे बड़े भाई हैं, माता पिता हैं, वो बच्चों की गहरे उनकी गाड़ी कमाई है, मेहनत की गाड़ी कमाई है, मेहनत की, मजदूरी की, किसानी की, वो कहाँ से कमाई कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, और उनको बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद 10,000 रुपये की महीने की नौकरी मिलेगी क्या? तो कैसे हम झेल पाएंगे? आज गरीब का बच्चा, पहले क्या हुआ करता था मैं बताना चाहता हूँ। एक गरीब का बच्चा, छोटा सा कामगार का बच्चा, मजदूर करने वाले का बच्चा, अगर वो मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाता था, अगर उसको सरकारी नौकरी मिल जाती थी तो उसके परिवार का विकास होता था, उसके भाई बहन का, उसके माता पिता का, पूरे गांव का नाम रोशन होता था। आज गरीब का बच्चा पढ़ भी ले तो उसको 10,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, ना उसका क्या नाम होगा, उससे ज़्यादा उसका पिताजी मजदूरी करके कमा ले रहा है। आज की डेट में मजदूरी का रेट 400-500 रुपये है। तो कितना हुआ? 15,000 रुपये महीना हो गया। हमने D फार्मा कर लिया, B फार्मा कर लिया, और ANM GNM कर लिया, और जाने कौन कौन सी डिप्लोमा आपने कोर्स खोल के रखी है, स्किल डेवलपमेंट खोल के रखा है, और नौकरी मिले तो 5,000 की, 10,000 की। तो पढ़ाई से अच्छा मजदूरी ना करें हम? बताइए आप कह रहे हैं हम देश को विकास कर रहे हैं, आप कम से कम उनकी सैलरी तो एक मानक स्थापित करिए आप। आज की डेट में किसी भी परिवार को पेट को चलाने के लिए 25 से 30,000 रुपये की मिनिमम चाहिए ग्रामीण स्तर पे। शहरी स्तर पे 50,000 60,000 रुपये चाहिए आज मिनिमम, और खर्चे तो बहुत होते हैं। तो आप जब गरीब अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, आपने सब रास्ते बंद कर दिए हैं, तो उन लोगों का विकास कैसे होगा? नहीं हो सकता विकास। सपा सरकार कैसे बेरोजगारी दूर करेगी? समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछली गवर्नमेंट में इतनी भर्तियां निकाली, मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी की सरकार ने भर्तियां निकाली होंगी। मैं खुद डॉक्टर था, मेरा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था, चूँकि मेरे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं। यहाँ CMO साहब थे विनोद कुमार यादव जी, मेरे कहने पे कम से कम 10 लोगों की स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लगी थी। तो क्या समाजवादी पार्टी की देन है कि नहीं है? आज वो नौकरी कर रहे हैं, सबकी नौकरी बढ़िया है, 30-40,000 रुपये सैलरी है। तो इस प्रकार के अगर काम होते हैं तो देश का विकास होगा, युवाओं का विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब जनता है उसका विकास होगा। गरीब जनता का विकास आप तभी कर पाओगे अगर आप गरीब के बच्चे ने पढ़ाई कर ली, और पढ़ाई करने के बाद वो 10,000 की नौकरी करती, उसका विकास कहाँ से हो जाए बताओ आप? नहीं हो सकता उसका विकास। उसका विकास जभी होगा, इस गरीब का विकास तभी हो सकता है जब वो पढ़ जाए, लिख जाए, उसको सरकारी नौकरी बन जाए। गरीब के बच्चे जब DM बने, SP बने, दरोगा बने, बैंक मैनेजर बने, प्रिंसिपल बने, टीचर बने, सरकारी नौकरी लगेगी, तब उसके परिवार का विकास होता, गांव का नाम होता है। लेकिन आप बनाने नहीं चाहते हो, आप बैकलॉग से पीछे से भर्तियाँ कर ले रहे हो। बेरोजगारी के अलावा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा की क्या हालत है, क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति बड़ी ख़राब है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, इन्होंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद करने का काम किया है। जो हमारे ग्रामीण स्तर का जनता है, गरीब जनता है, मजदूर है, कामगार है, किसान है, उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे। आपने जैसे ही सरकार आई, उन स्कूलों को बंद करने का काम किया, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके उनका एडमिशन करा लें। तो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आप कागजों में कुछ भी दिखाते रहिए कि शिक्षा का स्तर बढ़ा है, मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ा है। आप स्कूलों में स्कूल मत बंद करिए, उन स्कूलों का विकास करिए, मॉडल पेश करिए उन स्कूलों का, उनको अच्छा बनाइए, शिक्षा का स्तर उन स्कूलों में बढ़ाइए, उनमें अच्छे टीचर रखिए, उनमें कंप्यूटर लगाइए। इससे हमारे बच्चों का विकास होगा, देश का विकास होगा। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? भाजपा तो बहुत रुपया खर्च कर रही है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर। बेरोजगारी दूर कर रही है भाजपा।
क्या रोजगारी, आप ही बता दीजिए, क्या बेरोजगारी दूर की है भाजपा ने, आप बता दीजिए। निकाल रही है। कौन सी भर्ती निकाली, आप बताइए। पुलिस की भर्ती निकली थी। कौन सी भर्ती निकली? 30-40 हज़ार भर्ती निकली थी। तो 10 साल 10,000 भर्ती निकल रही है। 5-10 साल में आपने 30,000 40,000 भर्ती निकाल दी, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश की जनता कितनी है, आप पता है कितने करोड़ है? जितनी पाकिस्तान में जनता है उतनी उत्तर प्रदेश में जनता है। बिल्कुल सच है। तो क्या 40,000 भर्तियाँ निकालने से उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमें तो लगता है 40,000 हर साल भर्तियाँ निकलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में पुलिस की। हर साल 40,000 भर्तियाँ निकलना चाहिए शिक्षकों की। हर साल 40,000 भर्तियाँ निकलनी चाहिए बैंक कर्मियों की। हर साल 40,000 भर्तियाँ निकलना चाहिए चिकित्सा विभाग की। हर साल 40,000 भर्तियाँ निकलना चाहिए राजस्व विभाग की। इस प्रकार से आप काम करें तो देश का, उत्तर प्रदेश का विकास होगा। एक भाजपा जहाँ चुनाव नज़दीक आते हैं एक नई योजना लेकर आती है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो लाडली बहना योजना जो बहुत फायदे की रही है भाजपा को, माना जाता है कि उसी लाडली बहना ने ही चुनाव जिता दिया है। ठीक है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी यही योजना डायरेक्ट 15,000 खाते में डाले जैसे चुनाव नज़दीक आया। मैं आपको बता, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भाजपा क्या योजना लेकर आएगी, क्या लग रहा है आपको? क्या लाडली बहना योजना लेकर आएगी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना लेके आए, यहाँ की जनता समझ चुकी है कि आप हमें 4 साल रुलाते हो और 4.5 साल रुलाते हो और चुनाव के टाइम पे लॉलीपॉप देने का काम करते हो। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से जनता पैसे भी ले लेगी, वोट समाजवादी पार्टी करोगी। इसलिए करेगी, उसको पता है कि 5 साल हमारा विकास भारतीय समाजवादी पार्टी के अलावा कोई सरकार नहीं कर सकती है। वो बांट ले पैसे जितना बांटना हो। पहले की सरकारें कहा करती थी, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती थी कि लोग पैसे बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्व अपने सरकार का पैसा बांट रही है और वोट खरीद रही है। इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कोई चुनाव के टाइम पे 1 साल पहले 6 महीने पहले किसी भी प्रकार की निधि किसी के खाते में नहीं डालनी चाहिए। अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। आप पहले कहते थे, प्रत्यारोप करते थे कि दूसरी पार्टियाँ पैसे बांट रही हैं, वोट खरीद रहे हैं। आप तो सरकार के खाते से पैसे वोट खरीद रहे हो, तो ये गलत नहीं है। हम तो इसके खिलाफ जाएंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी इसमें याचिका दायर करेंगे कि ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम वकील खड़ा किया है, अपने वकील से बात की है हम इसके लिए कि ये जो चुनाव के पहले 6 महीने पहले जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, इसकी रेवड़ी बांटी जाए, इसको बंद किया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो इस पर केस होगा, मुकदमा होगा। भाजपा का नारा है कि एमपी में भी हर जीत दर्ज की भाजपा ने, बिहार में जीत की, दिल्ली में जीती भाजपा, अब फिर से लहराएंगे भाजपा झंडा। देखो, हर व्यक्ति अपनी बात करता है, उनको अपनी बात करने दो, वो तो जनता जवाब देगी इसका। हम कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की 2027 में 1,00,000% सरकार बनेगी। हम कह रहे हैं ना बने, आज हमारा इंटरव्यू नोट कर लो, दूसरा इंटरव्यू हम तभी देंगे आपको जब सरकार बनेगी। वादा है हमारा आपसे। एक और बात है कि समाजवादी पार्टी की लहर जैसे चुनाव नज़दीक आता जाता है, वो लहर ख़त्म होती जाती है। 1 साल पहले लहर कुछ और थी, अभी लहर कुछ और है कि जहाँ देखो सोशल मीडिया पर सपा दिख रही है, जहाँ अखिलेश जाते हैं तो सपा दिखती है। लेकिन जैसे ही नज़दीक चुनाव आता जाता है ये लहर ख़त्म होती जाती है। ऐसा नहीं है। पिछली बारी बहुत लहर थी सपा की। सब समाजवादी पार्टी की पहले भी लहर थी और अभी भी लहर है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों पे काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, लड़वाने का काम करती है, बूमर बनाने का काम करती है। तो इस प्रकार की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नारा नहीं चलने वाला है, चाहे बूमर हो चाहे झूठ बोलने वाला हो। कोई आज 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के और 5 कांग्रेस के, तो 42 सांसद हैं आज। अगर 42 एक लोकसभा में 5 विधानसभा होती हैं, आप इनको एजुकल टू कर लीजिए कितना हो गया। हम 200-250 के ऊपर वैसे हमें विधायक हो रहे हैं, तो सरकार तो वैसे ही समाजवादी पार्टी की बन रही है। चूँकि और ये भी बता दें, ये तो हम लोग केवल सांसदों के दम पर बोल रहे हैं, और ऐसी भी जगह जो हम पहले हारे हैं वो सीटें इस बार हम जीतने का काम करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ भी कर ले, सरकार बनेगी तो सिर्फ समाजवादी पार्टी। आपकी विधानसभा मौरानीपुर से क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है, वहाँ से जो भी लड़ेगा उसकी मदद करने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसके ऊपर कभी हाथ आप कह रहे हैं रखेंगे। कि आप जैसे माना जा रहा है टिकट आपको दिया जा रहा है, हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कोई भी लड़ेगा, तो आपको भी अटकलें लगी है कि टिकट ऐसा कर जा, पिछली बार जैसा कर सकता है? नहीं नहीं, हमें अटकल नहीं, हम पार्टी की चूंकि सिपाही कार्यकर्ता हैं। हाँ। जो राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है उसी पे काम किया जाता है। अगर जनता कहेगी डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए तो डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे, जनता कहेगी नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं लड़ेंगे, जो पार्टी कहेगी वो होगा। अभी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से क्या विश्वास मिल रहा है आपको? मौरानीपुर में समाजवादी पार्टी की एक तरफ लहर है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार आशीर्वाद देते हैं तो समाजवादी पार्टी वहाँ सीट निकालने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। किसी को भी टिकट मिले ऐसे अचानक, पिछली बार ऐसा आपको धोखा मिल गया था, आपने पूरी मेहनत से पार्टी के लिए मेहनत की थी? नहीं, धोखा नहीं होता है, ये रणनीति होती है। देखो ऐसा है, चूँकि हमारी वो राजनीति का शुरुआती दौर था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते नहीं थे डॉक्टर रघुवीर चौधरी हैं कौन। आज हमें वो जानते हैं, सम्मान से बुलाते हैं, आइए डॉक्टर साहब। और एक छोटे से कार्यकर्ता को क्या चाहिए? अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे झांसी, दतिया एयरपोर्ट पर उनका प्लेन उतरा, सबसे पहले पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, चूँकि हम बाहर खड़े थे एयरपोर्ट के, पूरी सिक्योरिटी लेने आई हमको, सबसे पहले गाड़ी में हमें बिठाने का काम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इसके बाद हमारे सांसद जी और विधायक जी बैठे, हम पूरे झांसी में उनके साथ रहे। तो ये क्या है, ये मान सम्मान हमें, हमारा नेता है, राष्ट्रीय लेवल का नेता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक छोटे से कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हम अपने आप को नेता नहीं मानते, हम अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं। आपकी मुलाकात, आपकी फ़ोटो मैंने देखी है कि आपकी मुलाकात अखिलेश जी से भी हुई है, तो क्या बातचीत होती है अखिलेश जी से आपकी? अब ये बातें सोशल मीडिया और मीडिया बोलने वाली बातें नहीं, गोपनीय बात होती है। आश्वासन दिया है, इस प्रकार की बात हुई है? नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो पार्टी तय करेगी। एक और अपन अभी आप झांसी में बैठे हैं, हम झांसी आए हैं इंटरव्यू करने के लिए। हम बात करते हैं कि पिछली लगातार दीपनारायण सिंह यादव पर काफ़ी कार्रवाई हो रही है, जेल भी गए हैं। 32,000 रुपए के। ये सब देखो, ये सब फर्जी मुकदमे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ ये सब होता रहता है। जिसकी सरकार आती है वो कार्रवाई करती है। आज विधायक जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कर रहे हैं। आपकी सरकार आ गई, आप भी कराएंगे कार्रवाई? नहीं, हम लोगों की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। और ठीक है, पिछली बार भी दीपनारायण सिंह पर जेल गए थे, जैसे ही चुनाव नज़दीक आया। और एक बात और है, अखिलेश सिंह जैसे दीपनारायण सिंह के लिए बोलते हैं कुछ, जैसे ही प्रशासन सरकार कार्रवाई ताबड़तोड़ करना शुरू कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, विधायक जी साथ में रहे होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। अभी कोई कार्रवाई कहाँ, कोई कार्रवाई हुई है क्या? पिछली बार निवास पर आए थे, वही कब्जा कर लिया। नहीं, प्रशासन ने की कुछ लगा नहीं, दिया। वो कोई मुद्दा नहीं है, ये पिछली वाली बात है। और कोई सवाल ऐसा हम जो आपसे ना पूछ पाए हों, आपको लगता है जनता के बीच हमें कहना बताना चाहिए, तो आपका सवाल, आपका उत्तर? हम ये कहना चाहते हैं, पूरे बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहते हैं, इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट करें। और समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है, हर युवा, नौजवान, किसान, मजदूर की सरकार होगी। उनके हक अधिकारों की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी। उनका हकों को दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बेरोजगारी ख़त्म करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। किसानों को उनको मुआवजा, किसानों की खाद की किल्लत से मुक्त करेगी। जितना समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। और अगर आप खुशहाली चाहते हैं, लाइन से बचना चाहते हैं, चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे कोरोना काल की लाइन हो, चाहे गैस सिलेंडर की लाइन हो, और चाहे अभी ये कौन सी लाइन है, अभी
ये लाइनें लगाई जा रही हैं, इन लाइनों का काम ख़त्म करेंगे। व्यक्ति को स्वतंत्र आज़ादी जीने का अधिकार दिलाएंगे। अगर हम आज की डेट में, मैंने देखा है कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। हाँ। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये संविधान ने हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी में बोलने का स्वतंत्र किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है इस भारत देश में, लेकिन आपने लोग चाहते हैं कि हम मुँह सिल दें, जेल में डाल देंगे, मुकदमा लिख देंगे। इस प्रकार की दुष्भावना के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए किसी के खिलाफ। अगर हम बोल रहे हैं तो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी जनता के लिए बोल रहे हैं, अधिकार है बोलने कोई हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो इस प्रकार की कार्रवाई ये दर्शाती है कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो डॉक्टर जी, आज अपनी बहुत चर्चाएं हुई हैं और इस पॉडकास्ट को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे सवाल थे, जनता के सवाल कुछ आए थे, अब तक रखे, आपने बेसर जवाब दिए। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान थे पॉडकास्ट होगा जिनका, डॉक्टर रघुवीर चौधरी जी, जो मऊ रानी विधानसभा से प्रबल दावेदारी समाजवादी पार्टी से ठोक रहे हैं। और क्या आपकी राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी।